दोस्तों आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 20 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान ने दर्जनों अमरीकी फौजियों और अनगिनत अमरीकी जहाजों को उड़ाने का किया बड़ा दावा। ईरान के जवाबी हमले में एक और अमरीकी फौजी की मौत की हुई तस्दीक। अमरीका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर की ताबड़तोड़ तबाहकुन बमबारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान ने जहाजों पर मिसाइलें दाग कर दिया तबाह। इस्राएली मिनिस्टर बेन गुवेन निकला पूरा गजा कब्जाने। स्पेन के फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने पर गजा के परेशान हाल लोगों ने मनाया जश्न। अर्जेंटीना की हार को क्यों बताया इस्राएल की हार, बताएंगे हम। जंग के बीच बेखौफ ईरानियों ने खुलकर सड़कों पर स्पेन की जीत को किया सेलिब्रेट। अमरीकी बमबारी को किया नजरअंदाज। और मिस्र के साथ मिलकर तुर्की ने दुनिया को दिखाई दोनों की फौजी ताकत। शुरुआत करते हैं शो की। ईरान ने अब दर्जनों अमरीकी फौजियों को मारने और बड़ी तादाद में अमरीकी जहाज राख बना देने का बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, ईरान ने ये एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ईरान का कहना है कि उसने 20 जुलाई की सहर में जॉर्डन में मौजूद अमरीकी फौजों को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जो इस पूरी जंग का अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। और ये नुकसान 19 जुलाई को किए गए हमलों में भी पहुंचाया गया। 20 जुलाई की सुबह ईरान के IRGC ने अपना ऑफिशियल बयान जारी किया। दावा किया कि जॉर्डन में दर्जनों अमरीकी फौजी मारे गए, जबकि अमेरिका के कई फौजी जहाज, हेलीकॉप्टर्स, सर्विलांस एयरक्राफ्ट, कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट और करोड़ों डॉलर कीमत के MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी तबाह कर दिए गए। IRGC का दावा है कि जॉर्डन के अल अज़रक इलाके में अमरीकी जहाज़ों के इस्तेमाल में आने वाले एक नहीं बल्कि 20 हैंगर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाह कर दिए। हैंगर जहां जहाज खड़े होते हैं, इनमें मौजूद दर्जनों अमरीकी फौजी भी मारे गए। ये ईरान की IRGC का बड़ा दावा है। तमाम अखबारों की और वेबसाइट्स की हेडलाइन पढ़ते रहिए। ईरान ने सिर्फ इतने यही दावे नहीं किए, एक और दावा किया कि अकाबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिका के C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो हैवी साइज एयरक्राफ्ट है, जहाज है वो, और P-8 कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। ये IRGC का कहना है। इसके अलावा IRGC ने कहा कि उसने एक और करीब $30 मिलियन कीमत का अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है। अपने बयान में IRGC ने जॉर्डन के लोगों और वहां के कुछ फौजियों का खुलकर शुक्रिया भी अदा किया। IRGC का दावा है कि जॉर्डन से मिली इंटेलिजेंस और सही मालूमात की वजह से ही अमरीकी ठिकानों को इतनी सटीक तरीके से निशाना बनाया जा सका। यानी जॉर्डन और बाकी अरब मुल्कों के आम लोगों की मदद से ही ईरान इतने सटीक हमले कर पा रहा है, और ये बात ईरान खुद कबूल कर रहा है। अपने इस बयान में IRGC ने कहा कि जॉर्डन के लोगों की इस कॉपरेशन ने, इस मदद ने यरूशलेम यानी अल-कुद्स शहर जहां मस्जिद अल-अक्सा है, उसकी आज़ादी की राह को आसान करने में मदद की है। जॉर्डन के लोगों ने, कौन कह रहा है? ईरान। हालांकि अमेरिका ने अब तक ईरान के इन तमाम दावों की कोई तस्दीक नहीं की है और ना ही दर्जनों अमरीकी फ़ौजियों के मारे जाने या इतने बड़े फ़ौजी नुकसान को तस्लीम किया है। फ़िलहाल ये तमाम बातें ईरान की IRGC के दावों पर बेस्ड हैं। दोस्तों, ये ईरान की IRGC का ऑफिशियल बयान है। तभी 20 जुलाई की सुबह इसे ड्रॉप साइट जैसी मशहूर वेबसाइट, तुर्की की अनादोलू न्यूज़ एजेंसी, इसराइल के द टाइम्स ऑफ इसराइल जैसे अखबार और रूस के RT न्यूज़ जैसे न्यूज़ चैनल के ऑफिशियल X हैंडल पर भी शेयर किया गया है। जब खबर इतनी पुख्ता होती है तब हम खबर को इसी तरह से पेश करते हैं, लेकिन फिर भी ये दावे हैं। कंफर्म करना बाकी है अभी भी अमेरिका को, क्या ऐसा हुआ है या नहीं। दर्जनों फौजी अगर हुए तो कहना पड़ेगा, क्योंकि ताबूत अमेरिका जाएंगे, उसे तो कोई डिनाई नहीं कर पाएगा अगर ऐसा हुआ है तो। बढ़ते हैं आगे। ईरान के जवाबी हमले अब अमेरिका के लिए लगातार जानलेवा साबित हो रहे हैं। अब इराक के शुमाली हिस्से में भी एक और अमेरिकी फ़ौजी मारा गया है। 20 जुलाई को अमेरिकी मिलिट्री ने तस्दीक कर दी कि इराक के शुमाली हिस्से में एक और अमेरिकी फ़ौजी मारा गया, जबकि एक दूसरा फ़ौजी ज़ख्मी हुआ है और उसका इलाज जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले वाला वाक़या 18 जुलाई को उस वक्त पेश आया जब ईरान के मार गिराए गए सुसाइड ड्रोन के एक मलबे को कंट्रोल्ड ब्लास्ट के ज़रिए हटाया जा रहा था। सेंटकॉम का कहना है कि इसी कार्रवाई के दौरान धमाका हुआ, जिसमें एक अमेरिकी फ़ौजी मारा गया, दूसरा ज़ख्मी हो गया। ये खबर ऐसे वक्त में आई है दोस्तों
जब एक दिन पहले ही या 2 दिन पहले ही अमेरिका ने माना था कि जॉर्डन में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में उसके 2 फौजी मारे गए थे। यानी अब मौजूदा जंग में अमेरिका कम से कम 3 फौजियों की मौत की तस्दीक खुद कर चुका है, जबकि ईरान लगातार दावा कर रहा है कि उसके जवाबी हमलों में अमेरिकी फ़ौज को इससे कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब अमेरिका के हमलों की बात करते हैं। ईरान पर अमेरिका के तबाहकुन हमले लगातार 9वीं रात भी जारी रहे। 20 जुलाई लगते ही अमेरिका ने एक बार फिर अंधेरे में ईरान के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी, जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइलें बरसाकर जवाब दिया। कई घंटे तक, रात से शहर तक ये काम चलता रहा। सबसे पहले आप ईरान पर हुए हमलों की तस्वीरें देख लीजिए। सेंटकॉम ने ये तस्वीरें सुबह 7:30 बजे जारी की हैं। अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने लगातार 9वीं रात भी ईरान के खिलाफ बड़े हमले किए। सेंटकॉम ने बताया कि इस बार ईरान के फौजी कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, समुद्री निगरानी ठिकानों, ईरानी नेवी की फौजी ताकत, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बनाया गया। अमेरिका का फिर से वही दावा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उस काबिलियत को और कमज़ोर करना है जिसके ज़रिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों और समुद्री रास्तों को निशाना बना सकता है। उधर ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिका की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने पीर की शहर ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। अपने बयान के आखिर में सेंटकॉम ने एक बार फिर कहा कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमरीकी फ़ौज पूरी तरह अलर्ट है, हर वक्त तैयार है और ज़रूरत पड़ने पर आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अमेरिका की उस नई बमबारी के बाद की बताई जा रही हैं जिसमें ईरान के साउथ हिस्से को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने जास्क और इमाम खुमैनी पोर्ट के आसपास कई जगहों पर मिसाइलों से हमले किए हैं। 20 जुलाई की शहर सामने आई इन तस्वीरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी जंगी जहाज़ों और फाइटर जेट्स ने ईरान के साउथ में मौजूद जास्क और इमाम खुमैनी पोर्ट के इर्द गिर्द कई ठिकानों पर हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साउथ के कई इलाकों में देर तक धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं और कई जगहों से धुएं के बड़े बड़े गुबार उठते दिखाई दिए। ये हमले उसी सिलसिले का हिस्सा बताए जा रहे हैं जिसमें अमेरिका ने लगातार 9वीं रात भी ईरान के फौजी और स्ट्रेटेजिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के हमलों की और अमेरिका के हमलों की आज तस्वीरें पता नहीं क्यों गायब हैं, बहुत ज़्यादा वाली नहीं आई हैं। जब वो आएंगी तो उन पर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। ये सुबह 11 बजे तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसके बाद आ सकती हैं। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान ने जहाज़ जला डाले हैं। ईरान ने मिसाइलें मारकर 2 जहाज़ों को दहकता हुआ शोला बना डाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जंग अब बेहद ख़तरनाक मोड़ ले चुकी है। ईरान ने 2 तेल ढोने वाले बड़े जहाज़ों को, 2 टैंकर्स को मिसाइलों से उड़ाकर तबाह कर दिया। यह ऐलान खुद किया ईरान ने। 20 जुलाई की सुबह ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि 2 तेल ढोने वाले जहाज़ अमेरिका के बहकावे में आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के उस रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे जिसे ईरान पहले ही गैर महफूज करार दे चुका था। ईरान के IRGC के मुताबिक इन जहाज़ों को पहले रोका गया, कई बार वार्निंग दी गई, कहा लाला लौट जाओ, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। IRGC का कहना है कि इन जहाज़ों को भरोसा था कि अमेरिका उन्हें बचा लेगा, इसलिए उन्होंने ईरान की वार्निंग को नज़रअंदाज किया, आगे बढ़े, ठोक दिए गए। बयान के मुताबिक इसके बाद दोनों ऑयल टैंकर्स को मिसाइलों से निशाना बनाया गया जिसमें उनमें ज़बरदस्त धमाके हुए और दोनों आग के गोले में तब्दील होकर पूरी तरह से तबाह हो गए। उधर UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UK MTO ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर हमले होने की तस्दीक कर दी है। यानी ईरान का दावा बिल्कुल सही है, ठोस है। यानी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गई, बल्कि तेल ढोने वाले जहाज भी सीधे इस टकराव की जद में आ चुके हैं। इसका सीधा असर पूरी दुनिया के ऑयल ट्रेड और इंटरनेशनल तिजारत पर पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक अब खुली जंग का मैदान बनता जा रहा है। लड़ाई है ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। देख लीजिएगा, इसका नतीजा वो नहीं रहेगा जो लोग सोच रहे हैं। इसराइल के बदनाम नफरती मिनिस्टर इतमार बेन-गुविन ने एक बार फिर गजा पर टोटल कब्जे का खुला ऐलान कर दिया है। बेन-गुविन ने कहा कि पूरा गजा हमारा है
اور پورے غزہ میں یہودی بستیاں بسائی جائیں گی، یعنی وہ غزہ کو اپنی بپوتی بتا رہا ہے۔ 20 جولائی کو سامنے آئے ویڈیو میں اسرائیل کا کٹر پنتھی نیشنل سیکیورٹی منسٹر ایتمار بین گویر کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ اگر 3 سال پہلے کوئی کہتا کہ ہم غزہ کے 70% حصے پر کنٹرول کر لیں گے تو کوئی یقین نہیں کرتا۔ اس کے بعد بین گویر کہتا ہے کہ آج میں کہہ رہا ہوں کہ پورے غزہ میں یہودی بستیاں بسیں گی، سیٹلمنٹس بسیں گے، کیونکہ غزہ ہمارا ہے۔ بین گویر کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیلی فوج غزہ کے بڑے حصے پر کنٹرول کا دعویٰ کر رہی ہے اور فلسطینیوں کو لگاتار ان کے علاقوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ بین گویر پہلے بھی کئی بار غزہ پر مکمل قبضے اور فلسطینیوں کو وہاں سے کھدیڑنے کی بات کر چکا ہے، لیکن اس بار اس نے کھل کر کہا کہ پورے غزہ میں یہودی بستیاں بسائی جائیں گی۔ یعنی اسرائیل کی حکومت میں شامل سب سے انتہا پسند چہروں میں سے ایک اب غزہ کی پوری ڈیموگرافی بدلنے کا کھلا ایجنڈا دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے۔ خاص بات یہ ہے، ایک مارچ نکلنے والا تھا کل، اور نکلا بھی۔ پہلے تو اسرائیلی پولیس نے کہا ہم نے پابندیاں لگا دی، پھر خود اسرائیل کا نیشنل سیکیورٹی منسٹر جب پولیس کا باپ وہاں جائے گا غزہ سے لگتی سرحد پر اور کہے گا کہ ہم جائیں گے اور بستیاں بسائیں گے، تو کون روک لے گا؟ لیکن غزہ ان کے لیے کہیں ایک بدنما خواب نہ بن جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قبضائے ہوئے ویسٹ بینک میں اسرائیلی سیٹلرز نے ایک اور مسجد کو آگ لگا دی۔ حملے میں 2 گھر بھی جلا دیے گئے جبکہ کئی فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ 19 جولائی کی رات کو سامنے آئی رپورٹس کے مطابق قبضائے ہوئے ویسٹ بینک کے الخلیل یعنی ہیبرون علاقے کے مسافر یتہ میں موجود توانا گاؤں پر اسرائیلی سیٹلرز نے دھاوا بول دیا۔ فلسطینی وقف اور مذہبی امور کی وزارت کے مطابق حملہ وروں نے گاؤں کی مسجد میں ایک پیٹرول جیسا یا کچھ جلنے والا مواد ڈال کر اسے آگ لگا دی، جس سے مسجد کو بڑا نقصان پہنچا۔ رپورٹس کے مطابق مسجد میں لگی آگ بجھانے کے لیے گاؤں والے اور سول ڈیفنس کی ٹیمیں موقع پر پہنچیں، لیکن اس دوران اسرائیلی فوج بھی وہاں پہنچ گئی، لوگ آگ نہیں بجھا پائے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج حملہ ور سیٹلرز کی حفاظت کر رہی تھی اور اسی دوران جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ان حملوں میں 2 فلسطینی گھروں کو بھی آگ لگا دی گئی جبکہ کم سے کم 6 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ایک سیٹلر کے گھر کو آگ لگا دی جائے تو کیا ہوگا؟ مار دیے جائیں گے وہ لوگ جو آگ لگائیں گے، لیکن سیٹلرز کی حفاظت خود IDF کرتی ہے۔ فلسطینی وقف وزارت نے اس پوری کارروائی کو مکمل دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد مسافر یتہ سے فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنا ہے۔ مسافر یتہ ویسٹ بینک کا سب سے ہاٹ علاقہ ہے جہاں سیٹلرز ہر روز حملے کرتے ہیں، اور مسافر یتہ پر ہی ایک بڑی فلم پچھلے سال بنی تھی جو پوری دنیا میں جس کا ڈنکا بجا تھا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ غزہ میں کل رات ایسا منظر دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی۔ اسپین نے 16 سال بعد فٹ بال ورلڈ کپ جیت لیا اور غزہ کے لوگ 3 سال کی اپنی تمام تکلیفیں جو جنگ میں انہیں ملیں اسے بھول کر سڑکوں پر اتر آئے، کھلکھلانے لگے، مسکرانے لگے۔ اسپین نے فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں ارجنٹینا کو 1-0 سے شکست دے کر اپنا دوسرا ورلڈ کپ خطاب جیت لیا، لیکن اس جیت کا سب سے زیادہ جذباتی منظر غزہ میں دیکھنے کو ملا۔ ایسا جشن کہیں نہیں منایا گیا ہوگا کہ جنگ سے 2-4 لوگ جشن منا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سامنے آئے ویڈیوز میں غزہ کے فلسطینی اسپین کی جیت کا جشن مناتے دکھائی دیے۔ رپورٹس کے مطابق فلسطینیوں نے اس جیت کو صرف فٹ بال کی جیت نہیں بلکہ اپنے ایک دوست ملک کی کامیابی کے طور پر بھی اسے دیکھا۔ اسپین وہی ملک ہے دوستو جس نے سال 2024 میں فلسطین کو باقاعدہ ایک آزاد ریاست، آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا تھا، اور غزہ پر اسرائیل کی جنگ کے دوران کئی بار فلسطینیوں کے حق میں کھل کر آواز بھی اٹھائی تھی۔ دوسری طرف ارجنٹینا کو اسرائیل کا قریبی دوست مانا جاتا ہے، اور حال ہی میں بنجمن نتنیاہو نے بھی ارجنٹینا کی ٹیم کی کھل کر حمایت کی تھی، لیکن وہ ہار گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ غزہ کے لوگوں نے اسپین کی اس جیت کو اپنی جیت سمجھا اور ارجنٹینا کی ہار کو اسرائیل کی ہار مانا، اور رات بھر سڑکوں پر نکل کر اسپین کی جیت کا جشن منایا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ہر روز امریکی حملوں کا سامنا کر رہے ایران میں بھی آج شہر میں جنگ کا خوف نہیں، فٹ بال کا جشن دکھائی دیا۔ اسپین کے ورلڈ کپ جیتتے ہی ایران کے کئی شہروں میں بے خوف لوگ سڑکوں پر نکل آئے جیسے کوئی انہیں اپنی زندگی جانے کا ڈر نہیں۔ سوشل میڈیا پر سامنے آئے ویڈیوز میں ایران کے لوگ اسپین کی جیت کا جشن مناتے دکھائی دیے۔ ایک ویڈیو میں مشہد شہر کی سڑکوں پر لوگ اسپین کا پرچم لہراتے ہوئے خوشی مناتے نظر آئے۔ جنگ، دھماکوں اور لگاتار امریکی حملوں کے باوجود ایران کے لوگوں نے اس رات اور شہر کو فٹ بال کے نام کر دیا اور اسپین کی کامیابی کا کھل کر جشن منایا۔ سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے اسے جنگ کے ماحول میں
जिंदा दिली, जिंदगी और हौसले की एक झलक करार दिया, जहां लोग तमाम मुश्किलों के बावजूद खुशी के कुछ लम्हे तलाशते नजर आए। स्पेन एक छोटा मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है। अमेरिका सुपर पावर है, सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है। उसका परचम नहीं उठाया गज़ा में या ईरान में, स्पेन का उठाया गया। कोई अपनी मिलिट्री ताकत, कोई अपनी मजबूती, अपने पैसे से, अपने खौफ से बड़ा नहीं बनता। वो बनता है अपनी इंसानियत से बड़ा, अपनी रहमदिली और अपनी मोहब्बत से बड़ा। ये स्पेन हमें सिखा रहा है। आप कुछ समझे मैंने ये बात क्यों बताई? ताकत हो तो ताकत का सबसे कम इस्तेमाल करो, झुको, इंसाफ के लिए खड़े हो। ज़रूरी नहीं है कि चीखो चिल्लाओ, किसी को मारो नहीं, सिर्फ हक की बात करो। इज़्ज़त खुद ब खुद मिल जाएगी। इज़्ज़त देने वाला वो है, आपका भौकाल नहीं है। स्पेन ने ये दिखाया है। बढ़ते आगे, मिस्र और तुर्की ने एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली है और दुनिया के सामने अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा पेश किया है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में ड्रोन्स का मुकाबला करने से लेकर हेलीकॉप्टर्स के जरिए होस्टेजेस को छुड़ाने तक की कई अहम मिलिट्री ड्रिल्स की गई। 20 जुलाई को मिस्र की मिलिट्री की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मिस्र और तुर्की के दरमियान कई दिनों से चल रही गोल्डन ईगल मिलिट्री एक्सरसाइज अब मुकम्मल हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में मिस्र की एयरबॉर्न और कमांडो यूनिट्स, जबकि तुर्की की स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। बयान के मुताबिक आखिरी फेज में ड्रोन्स का मुकाबला करने, लाइव फायरिंग और शहरी इलाकों में ऑपरेशन चलाने जैसी कई अहम मिलिट्री ड्रिल्स की गईं। मिस्र की मिलिट्री ने बताया कि एक रिहायशी इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकाने पर हेलीकॉप्टर्स की मदद से धावा बोलने की भी ड्रिल की गई, जिसमें होस्टेजेस को छुड़ाने और हमलावरों को गिरफ्तार करने का ऑपरेशन दिखाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाना और मॉडर्न जंगी हालात में मिलकर कार्रवाई करने की सलाहियत को मजबूत करना था। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। इतनी डिटेल में रिपोर्ट बनाने में घंटों लगते हैं, इसलिए देर हो जाती है।